बात करते हैं सबसे पहले देश के उन गद्दारों की जो अलग अलग लालच में आकर अपने मुल्क की खुफिया जानकारी पाकिस्तान भेजा करते थे। देश के अलग अलग हिस्से से ऐसे जासूसों की गिरफ्तारी के बाद जांच जारी है। इन जासूसों की फहरिस्त में सबसे पहला नाम है ज्योति मल्होत्रा का, जिसे लेकर एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। इस पूरे मामले में पाकिस्तान पुलिस के एक रिटायर्ड एसआई का नाम सामने आया है। खुलासा हुआ है कि हिसार की ज्योति मल्होत्रा और मोहाली का जसबीर पाकिस्तान पुलिस के रिटायर्ड एसआई नासिर ढिल्लों के संपर्क में था। पाकिस्तान में नासिर की मुलाकात ज्योति से हुई। नासिर भारतीय यूट्यूबर से दोस्ती करता था, उनको आईएसआई एजेंट से मिलवाता था और फिर जासूसी के लिए टास्क दिया जाता था। भारत की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा से लगातार पूछताछ जारी है। सुरक्षा एजेंसियां इस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी हुई है। कई और यूट्यूबर से पूछताछ हो रही है और अब जासूसी कांड में सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। पाकिस्तान पुलिस का पूर्व एसआई जासूसी रैकेट का मास्टरमाइंड है। नासिर ढिल्लो पाकिस्तान पुलिस का पूर्व सब इंस्पेक्टर है। नासिर ढिल्लो ही जासूसी नेटवर्क को मैनेज किया करता था। खुलासा हुआ है कि ढिल्लो ने ही ज्योति को आईएसआई के अधिकारियों से मिलाया था। साफ है कि नासिर ढिल्लो ही आईएसआई और जासूसों के बीच का संपर्क सूत्र माना जा रहा है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान पुलिस की नौकरी छोड़ने के बाद नासिर यूट्यूबर बना और धीरे धीरे जासूसी के पूरा नेटवर्क को आगे बढ़ाने लगा। आइए अब आपको समझाते हैं कि आखिर जासूसी का यह पूरा नेटवर्क कैसे काम करता था। नासिर ढिल्लो भारत के यूट्यूबर्स पर निगाह रखता था। जो भारतीय यूट्यूबर्स पाकिस्तान जाते उनसे मुलाकात करता था। इसके बाद नजदीकी बढ़ाने के लिए नासिर ढिल्लो भारतीय यूट्यूबर्स का पॉडकास्ट किया करता था। करीब आने के बाद नासिर भारतीय यूट्यूबर्स को पाकिस्तान हाई कमीशन में तैनात दानिश से कनेक्ट करता था, जिसके बाद दानिश यूट्यूबर्स को पाकिस्तान हाई कमीशन बुलाता था और फिर दानिश ही इन यूट्यूबर्स को जासूसी का काम दिया करता था। और अब खुलासा हुआ है कि ज्योति और यूट्यूबर जसबीर दोनों ही नासिर ढिल्लो के संपर्क में थे। तो ये बड़ा खुलासा हुआ है कि ज्योति और जसबीर दोनों ही नासिर ढिल्लो के संपर्क में थे, जो कि पाकिस्तान का रिटायर्ड एसआई है। मनोज वर्मा हमारे संवाददाता इस बड़ी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके। सीधे चलते हैं मनोज वर्मा के पास। मनोज, ये बड़ा खुलासा हुआ है, चाहे वो ज्योति जासूस हो या फिर जसबीर हो, ये सभी नासिर ढिल्लो के संपर्क में थे और नासिर ढिल्लो उनको आईएसआई के एजेंट से मुलाकात कराता था। किस तरह के टास्क देता था, कैसे वो भारत में जासूसी कराता था, क्या इसका भी कुछ खुलासा हुआ है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा जिस तरीके से लगातार भारत के अंदर जासूस पकड़े जा रहे हैं, उससे एक बात तो बिल्कुल साफ है कि पाकिस्तान जो है भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश जो है रचने जा रहा था। लेकिन हमारी जो एजेंसीज़ हैं उन्होंने सारे जासूसों को पकड़ लिया है। और अभी जो हाल ही में जसबीर सिंह जो पंजाब से गिरफ्तार हुआ है वो पुलिस की रिमांड पर है, उससे पूछताछ में नासिर ढिल्लो का नाम सामने आया। और नासिर ढिल्लो वो शख्स है जो पाकिस्तान का पूर्व एसआई रह चुका है और अपना यूट्यूब चैनल चलाता है। वो जसबीर सिंह के भी संपर्क में था और जानकारी जो मिली है हमें कि वो ज्योति मल्होत्रा के भी संपर्क में था। उसका काम ये था कि भारत के अंदर जो यूट्यूबर्स हैं उनको आईएसआई के लोगों से मिलवाना, उनको जो पाकिस्तान की आर्मी के लोग हैं उनसे मिलवाना और भारत के खिलाफ जो सेना से जुड़ी जानकारियां हैं वो इकट्ठी करना। यानी कि ऐसी जानकारियां जो किसी के पास नहीं जानी चाहिए, वो जानकारियां इकट्ठे करने का जो काम था वो नासिर ढिल्लो को दिया गया था। अभी जो एजेंसीज हैं वो लगातार जसबीर सिंह से तो पूछताछ कर ही रही हैं, साथ ही साथ ज्योति मल्होत्रा इस वक्त जेल के अंदर बंद है। तो जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं वो जसबीर सिंह और ज्योति मल्होत्रा को आमने सामने बैठाकर पूछताछ कर सकते हैं, क्योंकि नासिर ढिल्लो को दोनों ही जानते थे और दोनों के बीच की जो कड़ी है वो नासिर ढिल्लो है। इसके अलावा दोनों के दोनों दानिश के भी संपर्क में थे और दानिश भी वो कड़ी है जो पाकिस्तान एम्बेसी में बैठा हुआ था और इनको टास्क दिया करता था। तो एजेंसीज लगातार अपनी नज़र बनाए हुए हैं और कोशिश अब ये की जा रही है कि जसबीर सिंह जो पंजाब से गिरफ्तार हुआ है और जो ज्योति मल्होत्रा हिसार से गिरफ्तार हुई है, दोनों को आमने सामने बैठाया जाए, आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाए। उस पूछताछ में कुछ बड़े खुलासे होने की उम्मीद है, क्योंकि दोनों ने ही अपने फोन से काफी सारी चैट्स को डिलीट किया था, कॉन्टैक्ट्स डिलीट किए थे। आमने सामने बैठाकर जब पूछताछ होगी तो इस मामले में और भी खुलासे बने रहिएगा। आमने सामने जब पूछताछ होगी तो इस मामले में और ज्यादा खुलासे होंगे कि आखिरकार ज्योति जासूस और जसबीर किसके किसके संपर्क में थे, नासिर ढिल्लो का पूरा रोल इस मामले में क्या रहा है, भारत में और कौन लोग इससे जुड़े होंगे। जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। फिलहाल नासिर ढिल्लो के ही संपर्क में ये दोनों थे।
तो देखिए यहाँ पर आपको लगातार बता रहे हैं कि कैसे नासिर ढिल्लों के संपर्क में ये दोनों जासूस थे। अब आपको हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जसबीर की, जिसे इस वक्त जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो लेकर जा रही हैं और ये बताया जा रहा है कि इस मामले में लगातार जांच जारी है। जसबीर भी नासिर ढिल्लों के संपर्क में था। ज्योति मल्होत्रा के साथ साथ नासिर ढिल्लों इससे भी लगातार संपर्क में था और फिलहाल देख सकते हैं आप कि उसे पेश किया जा रहा है कहीं पर। ज्योति के पाकिस्तान से आने के बाद नासिर ढिल्लों ने पॉडकास्ट किया जिसमें ज्योति मल्होत्रा शामिल हुई। पहलगाम हमले के 8 दिनों पहले 14 अप्रैल को नासिर ढिल्लों के YouTube चैनल पर इस पॉडकास्ट को अपलोड किया गया जिसमें ज्योति जमकर पाकिस्तान की तारीफ कर रही है। जब आप घूम रही थी उधर गलियों में साड़ी वियर करके, तो किस तरह का रिएक्शन था जो इधर के हमारे जो लड़कियां हैं, कोई लेडीज़ हैं, जो फैमिलीज़ हैं जो उधर घूम रही थी, वो लोग मिले आपसे, इंटरेक्शन हुई, क्या बातें हुई? हाँ, वो लोग मुझसे मिले, स्पेशली कुछ कॉलेज की गर्ल्स आई मेरे पास। मैं जुत्ती खरीद रही थी अनारकली बाज़ार में, तो मेरे पास आई और कहती है अच्छा आप इंडिया से आए हो? मैंने कहा जी। आप भी आएंगे? मैंने पूछा उनसे, मेरा भी मन है। उन्होंने बोला, एक लड़की ने बोलती है कि मेरा भी बहुत मन है जाने का और आप बहुत अच्छी लग रही हो साड़ी में, यहाँ पे आप साड़ी पहन के घूम रही हो, बहुत अच्छा लग रहा है। और कुछ लोगों के रिएक्शन इट वाज लाइक साड़ी एक बाइक वाला, आई वाज जस्ट सीइंग कि एक बाइक वाला ना रुक गया वो और वो देख रहा है कि लिटरली अच्छा ये बंदी साड़ी जा रही है और उसको पीछे से हॉर्न मार रहे हैं कि भाई हट जा। वो हट नहीं रहा है, वो वहीं खड़ा होकर देखे जा रहा है। मैं खुद ही हट के चली गई फिर फाइनली। होता इस तरह साड़ी जो है ना इधर हमारे वियर करते हैं सिर्फ फंक्शंस पे, मतलब कोई शादी हो, कोई इस तरह का कोई इवेंट हो, तब ये नॉर्मल फॉर्मल कम पहनते हैं ना लोग, कम क्या है ही नहीं। बल्कि आपके उधर ज़्यादा पार्टीज़ वगैरह में साड़ी मैंने देखी है, पहनते हैं, बट ऐसे सड़क पे उतर जाना साड़ी पहन के और लोगों के रिव्यू चेक करना, मुझे तो बहुत अच्छे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले। मैं ये नहीं कह सकती कि अच्छा नहीं लगा, लोगों को अच्छा लगा देख के, चलो कोई तो है जो इस टाइप के ट्रेडिशन को भी दिखा रहा है। अनारकली बाज़ार वाला जो सीन था और साड़ी वियर करना, अपने इंडियन ट्रेडिशन को दिखाना पाकिस्तान में आके, पहले तो मुझे डर था कि लोग पता नहीं उस चीज़ को क्या सोचेंगे, एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, बट उन लोगों ने सच में इतना अच्छा रिएक्ट किया कि भाई ये कौन बंदी है, कहाँ से आई है। मतलब साड़ी देख के उनको लग तो रहा था कि ये इंडियन है और कुछ लोग बात करने भी आए, अच्छा इंडिया से आई हैं, तो बात की उन लोगों ने, काफ़ी अच्छा लगा, रिस्पॉन्स मुझे बहुत अच्छा मिला। और अब जब वीडियो डाल दी है तो लोगों के बहुत तरह तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, थोड़े नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं, बट ओवरऑल जो बहुत अच्छे कमेंट्स मुझे देखने को मिले कि पाकिस्तान गए हैं, अच्छा पाकिस्तान की जो इमेज थी लोगों के दिमाग में, तो वो चीज़ें चेंज करने का मौका मिल रहा कि वहाँ के लोग भी यार हम जैसे ही हैं, वो भी हम जैसे ही खाना खाते हैं, हम जैसे ही सोचते हैं, पंजाबी बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, कुछ डिफरेंट नहीं है यार। अच्छा, अब लाहौर में उस दिन वो रील बड़ी वायरल हो रही थी ना, उधर पकौड़े भी खा रही हो, जूते भी ले रही हो, कपड़े भी ले रही हो, तो सारा दिन बाज़ार में रुके आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पूरा दिन वो बाज़ार का ही था। उससे पहले हम अनारकली बाज़ार में ही हमने पूरा इधर उधर घूमे, खाया, पकौड़ी खाई, क्या कहते हैं। हाँ, एक चीज़ की शिकायत भी हमने की थी कि हमें गोलगप्पे नहीं मिले, बट इसके अलावा समोसे खाए, वहाँ के छोले समोसे। अच्छा, लाहौरी ये समोसे और छोले मतलब बहुत खाते हैं, वहाँ के छोलों में टेस्ट भी अलग होता है। यहाँ पे भी हम जैसे इंडिया के छोले हैं वो खाते हैं हम, लेकिन थोड़ा सा टेस्ट डिफर था एंड इट वाज गुड इन अ गुड वे। और इसके अलावा जो तो ਹੁਣ रोज़े चलते हैं, वैसे नॉर्मली जो लाहौर में ख़ास तौर पे, लाहौर में सुबह सुबह सारे लोग घरों से ना, वीकेंड होता है तो तब तो सारे मुझे लगता है वो घरों से निकल के जाके वो साढ़े चने भी कहते भी पंजाबी जो छोले कहते हैं वो खान जाते, नाल नान होंदे, नान भी टेस्ट कीते। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਛੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਖਾਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਬਣਦੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਘਰੇ ਵੀ ਬਣਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਾ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਾਲੇ ਆਊਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ, ਨਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਫਿਰ तकरीबन अद्धा लाहौर बाहर छोले खाने निकले आता। पहली बात तो पाकिस्तान में आना एक अलग ही एक्सपीरियंस था। फर्स्ट टाइम आई, इतना वार्म वेलकम हुआ। पंजाबी लोग अपने, मतलब इंडिया और पाकिस्तान के लोग सेम ही लगे मुझे, तो कुछ अलग नहीं लगा। फिर जो उनसे इतना एक अटैचमेंट है, भाई कुछ भी कहो, वहाँ की मिट्टी से एक अटैचमेंट है।
चाहे मेरे रूट्स की बात की जाए, मेरे दादाजी जो थे वो भावलपुर से थे, दादी मेरी मुल्तान से थी, तो एक अटैचमेंट तो है, एक मिट्टी से खींच पड़ती है कि आपको वो अट्रैक्ट कर रही है, आपको बुला रही है, आप बार बार जाएं। ऐसा नहीं है कि कंटेंट बनाने की ही सिर्फ कंटेंट बनाने के लिए ही जाती हूँ, ऐसा नहीं है, एक अटैचमेंट है, एक फीलिंग है जो जुड़ी हुई है। और हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मनोज वर्मा लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे मनोज के पास चलते हैं। मनोज, ये पूरा पॉडकास्ट हमारे दर्शकों ने सुना कि किस तरह से नासिर इससे बातचीत किया करता था, कैसे ISI एजेंट से इसके बाद वो संपर्क में लाया करता था भारतीय यूट्यूबर्स को। तो एक ये बड़ा नेटवर्क होगा, जांच एजेंसियां किस किस एंगल पर जांच कर रही हैं, अभी कितने और लोग इसकी जांच के दायरे में आ सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा कि एक बहुत बड़ा और नेटवर्क के खुलासे होने की उम्मीद जो है वो की जा रही है। जिस तरीके से ये एक नेटवर्क सामने आया है कि यूट्यूबर्स को लुभाया जाता था, उनको अपने जाल में पाकिस्तान फंसाने की कोशिश करता था और भारत की सेना से जुड़ी जानकारी हासिल करने की कोशिश की जाती थी। एक यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा, दूसरा यूट्यूबर जसबीर सिंह, इसके अलावा भी और यूट्यूबर ऐसे हो सकते हैं जिनको पाकिस्तान बुलाया गया हो, ISI के लोगों से मिलवाया गया और इसके अंदर नासिर एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा था, जिस तरीके से उसके पॉडकास्ट सामने आ रहे हैं। इसके अलावा ज्योति मल्होत्रा जिस तरीके से पाकिस्तान की तारीफ कर रही है, तो कहीं ना कहीं एक शिकंजा जो था वो भारत के लोगों पर कसा जा रहा था, उनको अपने जाल में फंसाया जा रहा था और भारत से जुड़ी जानकारियां जो हैं वो पाकिस्तान जुटाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन पाकिस्तान की पूरी साजिश कहीं ना कहीं नाकाम होती हुई नजर आ रही है। एजेंसीज लगातार पूछताछ कर रही हैं, चाहे जसबीर हो, चाहे ज्योति मल्होत्रा हो, या इसके अलावा और जो जासूस गिरफ्तार हुए हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। इसमें सबसे बड़ा जो रोल सामने आया वो दानिश का सामने आया, जो पाकिस्तान हाई कमीशन में मौजूद था, वो भी ISI के संपर्क में था और ISI के लोगों से संपर्क करवाता था। इसके अलावा नासिर का एक बड़ा नाम सामने आया। तो जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी इस मामले में और भी यूट्यूबर से इसके अलावा और भी जासूस पकड़े जाने की उम्मीद की जा रही है। देने के लिए और ज्यादा जासूस इसमें पकड़े जा सकते हैं। क्या क्या और खुलासे हुए देखते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान बागा बॉर्डर पार करके जाना, पाकिस्तानी देखते ਲਓ ਜੀ ਆਹ ਸਾਈਡ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਈਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚਲੇ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ, ਆਹ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਉਧਰ ਪਰਲੀ ਪਾਰ ਪਾਕਿस्तान है ਤੇ ਇਹ ਸਾਈਡ ਇੰਡੀਆ। पाकिस्तान के ट्रैप में एक और हिंदुस्तानी यूट्यूबर आ गया, नाम है जसबीर सिंह। पंजाब पुलिस ने रूपनगर से यूट्यूबर जसबीर सिंह को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਪਰ ਤੇ ਆ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਅਨ ਗੇਟ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਗੇਟ ਹੈ। ਆ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਈਡ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਈਡ ਪਾਕਿस्तान, ठीक है जी। इंडिया जा गया तो आ पाकिस्तान चल गया। पाकिस्तान के जासूसी नेटवर्क की एक अहम कड़ी बन गया था जसबीर। जांच में खुलासा हुआ है कि जसबीर का संबंध पाकिस्तानी अफसरों से है। मैं हाँ पाकिस्तान के अंदर तो कई बंदे डरते पासपोर्ट पर मोहर लगती है तो मैं करतारपुर साहब जा रहा। मैं पूरी डिटेल च दसूँगा तो वीडियो तुसी एंड तक देखो, आउण दी ते जाण दी वीडियो, किस तरह इंडियन एमिग्रेशन होया मेरा तो किस तरह मैं आउट होया, तो वीडियो करते हैं शुरू। जसबीर जान महल नाम का यूट्यूब चैनल चलाता है। ज्योति मल्होत्रा के साथ भी उसका संपर्क था। लाहौर दा पाकिस्तान दा असली तड़का वेखना है ना, इत्थे आ जाओ फिर चुप करके। लाहौर के वीडियो में कई बार जसबीर और ज्योति कई जगह साथ साथ दिख रहे हैं। बड़े बड़े प्याज प्याज वाला कितने बच गया सानू छड्ड के? ओ पा दे क्वांटल प्याज। हां जी भाजी दसो कितना लेना भाजी? क्वांटल प्याज पा दे क्वांटल। भाजी 140 रुपए किलो, इसको कट नहीं होना। ना 100 रुपए देवांगे। नहीं महंगे 140। जसबीर पाकिस्तान को प्रमोट करने के लिए ज्योति के साथ वीडियो में दिखता रहा है। ज्योति के साथ जसबीर की केमिस्ट्री कई सवाल खड़े करती है। लाहौर दी लस्सी, खालस लस्सी, खालस लस्सी, प्योर खालस। अच्छा थोड़ी देर हुन रखो, बहुत चिल है। अच्छा फिर तुसी पीना ते आनंद मानो जरा फिर। हां पूरी चिल्ड एकदम। जसबीर और ज्योति पाकिस्तान के बाजार में शॉपिंग करते भी नजर आए। कई जगह जसबीर ज्योति वीडियो में ऐसे साथ नजर आ रहे हैं जैसे दोनों ने मिलकर ये वीडियो बनाए हों। जसबीर 2020, 2021 और 2024 में 3 बार पाकिस्तान जा चुका है। जसबीर के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से पाकिस्तान के कई नंबर मिले हैं। ज्योति की गिरफ्तारी के बाद जसबीर ने फोन से सारी डिटेल मिटाने की कोशिश भी की थी। बीजेपी के सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बिहार NDA में सीटों का फॉर्मूला तय माना जा रहा है।
बिहार एनडीए में सीटों का फॉर्मूला तय, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। 102 से 103 सीटों पर जेडीयू तो 101 से 102 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ सकती है, ये बड़ी खबर है। बीजेपी 101 से 102 सीटों पर विधानसभा का चुनाव लड़ सकती है, जेडीयू 102 से 103 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार सकती है। हालांकि आधिकारिक ऐलान नहीं है, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। वहीं चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर को 25 से 28 सीटें मिलने का अनुमान है। जीतन राम मांझी की पार्टी हम को भी 6 से 7 सीटें मिल सकती हैं। वहीं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को भी 4 से 5 सीटें मिल सकती हैं। तो एनडीए में सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय हो रहा है। हमारे संवाददाता शशांक पटना से इस वक्त इस बड़ी खबर पर लाइव जुड़ चुके हैं। शशांक, ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को कैसे समझा जाए, क्या विश्लेषण है? जेडीयू 102 से 103 सीटों पर, बीजेपी 101 से 102 सीटों पर और चिराग पासवान की पार्टी को भी 25 से 28 सीटें मिलने की उम्मीद है। कि क्या आधार रहा है, किस आधार पर सीटों का चयन होगा और संख्या का? देखिए, अभी जो पिछले साल लोकसभा चुनाव हुए थे 2024 में, तो उसमें बिहार में जदयू जो है 17, बीजेपी 16, चिराग की पार्टी 5, जीतन राम मांझी की पार्टी 1 और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 1 सीट पर चुनाव लड़ी थी। अब विधानसभा चुनाव को लेकर भी यही फॉर्मूला रहने वाला है, इसी फॉर्मूले पर बातचीत चल रही है और सबकी सहमति रही तो इसका औपचारिक ऐलान जो है इस फॉर्मूले का जल्द किया जा सकता है। देखिए, बिहार में 243 सीटें हैं विधानसभा की, जो हम लोगों को सोर्सेज से जानकारी मिल रही है कि जदयू 102 या 103, बीजेपी जो है 101 या 102 और जो अन्य सीटें बचती हैं उसमें चिराग की पार्टी को 25 से 28, जीतन राम मांझी की जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी है उसको 6 से 7 और उपेंद्र कुशवाहा की जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा है उसको 4 से 5 सीटें मिल सकती हैं। तो सूत्रों से अभी यही जानकारी जो है निकल कर आ रही है और इस पर बातचीत जो है अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। अगर सभी दलों की सहमति रही तो एनडीए का फॉर्मूला जो है चुनाव को लेकर यही होने वाला है। वहीं आप देखिएगा कि 20 वर्षों से नीतीश जो है बिहार में मुख्यमंत्री हैं, इसमें ज्यादा समय उन्होंने बीजेपी के साथ ही सरकार चलाई है और एनडीए में तो कई वर्षों से हैं, 90 के दशक से हैं, जब उन्होंने समता पार्टी बनाया था। तो देखिए, आपको बता दें कि हमेशा बिहार में देखा गया है कि पिछले 20 वर्षों में कि जदयू हमेशा बीजेपी से ज्यादा सीटों पर लड़ती है। पहले संख्या ज्यादा रहती थी, जो अंतर रहता था बीच का वो ज्यादा रहता था, लेकिन 2020 विधानसभा चुनाव की बात करें तो जदयू को 122 सीटें मिली थी और बीजेपी को 121। तो 2020 में जदयू 122 में से 7 सीटें मांझी को दी थी, तो जदयू 115 पे लड़ी थी, 43 जीत पाई। 2020 में बीजेपी के कोटे में 121 सीटें आई थी सीट बंटवारे के बाद, तो बीजेपी अपने कोटे से 11 सीटें मुकेश सहनी को दी थी, तो बीजेपी को 110 सीट मिली थी। तो 2020 में 115 पर जदयू लड़ी थी और 110 पर बीजेपी, और इस बार जो है 102, 103 पे जदयू लड़ सकती है और बीजेपी 101 से 102 पे। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, शशांक बता रहे पूरा फॉर्मूला क्या रहा पिछले चुनाव का और इस चुनाव में। लेकिन शशांक, चिराग पासवान को लेकर कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि वो चुनाव लड़ सकते हैं, विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। अब उनकी पार्टी को 25 से 28 विधानसभा सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। क्या इतनी सीटों से चिराग पासवान तैयार रहेंगे या उनकी मांगे और रहने वाली हैं? क्या जो फॉर्मूला दिया जा रहा है छोटे दलों को, उस फॉर्मूले को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, जो छोटे दल है ना, तो उसमें चिराग की पार्टी के 5 सिटिंग सांसद हैं, तो 25 से 28 सीट उनकी बनती है। भले पार्टी कहे कि हम 40 सीट चाहते हैं, 45 सीट चाहते हैं, लेकिन ये संभव नहीं है क्योंकि जो 2 बड़े दल हैं उनको आपस में भी सीटों का बंटवारा करना है। तो चिराग की पार्टी को 25 से 28 ही मिलेंगे और अभी जो बात हो रही है वो इसी फॉर्मूले पे हो रही है। जीतन राम मांझी की पार्टी से एकमात्र सांसद है, मांझी खुद सांसद हैं, तो उनका 4 से 5 सीट का कोटा बनता है, तो वो उनको दिया जाए, उस पर चर्चा हो रही है। उपेंद्र कुशवाहा 1 सीट पे लड़े थे लोकसभा चुनाव में, वो खुद हार गए थे, तो तब भी उनको 4 से 5 सीट जो है वो देखिए, बिल्कुल फॉर्मूले लगातार बताए जा रहे हैं। हालांकि सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आई, अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वही एनडीए में सहयोगी और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सीट शेयरिंग को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया कि सीट शेयरिंग को लेकर कोई बात नहीं हुई है, जुलाई अगस्त में सीटों का बंटवारा हो सकता है, यह कहना है जीतन राम मांझी का। जीतन राम मांझी यह दावा कर रहे हैं कि सीट शेयरिंग को लेकर अभी कोई बात नहीं हुई है, जुलाई अगस्त में सीटों का बंटवारा हो सकता है। क्या कुछ कहा जीतन राम मांझी ने, आइए आपको सुना देते हैं। हम लोगों का सीट पर किसी प्रकार का कोई बात नहीं हुई है और एनडीए में सीटों के लिए बंटवारा के लिए कोई हिच नहीं है। जुलाई के महीना में या उसके पहले बाद में यानी कि अगस्त तक
जारी सीटों का हम लोग निपटारा कर लेंगे और सबको लड़ने लायक जितने लायक सीटें मिलेगी। 242 सीट पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि लड़ना भी है और लड़ाना भी है। हम लोगों को एनडीए को जिताना है और नरेंद्र मोदी जी को हाथ को मजबूत करना है। तो जीतन राम मांझी कह रहे हैं एनडीए को जिताना है और हम इस पर पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं। जीतन राम मांझी बड़ा बयान दे रहे हैं कि अभी कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन जुलाई अगस्त में इस पर बातचीत होगी। और लेकिन बिहार में एनडीए में सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला तय बताया जा रहा है, सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक 102 से 103 सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ सकती है, 101 से 102 सीटों पर बीजेपी लड़ सकती है, 25 से 28 सीटों पर एलजेपी। केदारनाथ के फाटा के पास हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान एक गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई है। तो ये बड़ी खबर आ रही है, केदारनाथ के फाटा के पास हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है और इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान एक गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई है। ये बड़ी खबर है, केदारनाथ के फाटा के पास हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान एक गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई। ये तस्वीरें आप देखिए, ये केदारनाथ के पास इमरजेंसी लैंडिंग हुई हेलीकॉप्टर की, और जहां पर हुई है अगर हम तस्वीरें देखें तो ये सड़क दिख रही है, दोनों तरफ कुछ दुकान जैसी चीजें दिख रही हैं, यानी कि बड़ा हादसा होते होते ये बचा है। केदारनाथ के पास हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, बीच सड़क पर ये लैंडिंग होती हुई दिखाई पड़ी है। संवाददाता रोहित हमारे साथ जुड़ चुके। रोहित, तस्वीरें जो देखें ये तो बीच सड़क पर हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है, दोनों तरफ कुछ कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं। ये बहुत बड़ा हादसा ये टला है अगर कहा जाए तो। घाटी में जो है हेलीकॉप्टर की उड़ानें भरी जा रही है। करीबन कह सकते हैं 8 से 9 हेलीकॉप्टर यहाँ पे उड़ानें भर रहे हैं, लेकिन आज अभी कुछ देर पहले की बात है जब कैनाथ के बड़ासुर क्षेत्र में यहाँ पे जो हेलीकॉप्टर संचालन किया जाता है उसके दौरान हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के दौरान ऐसा हादसा हुआ कि पहले ही जहाँ पे लैंडिंग का स्थल है उससे थोड़ी देर पहले ही राजमार्ग है जहाँ पे इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़े। कह सकते हैं कि राजमार्ग के किनारे जो नीचे से यात्री आ रहे हैं उनके अपने वाहन में खड़े किए हुए थे। हालांकि इस घटना में कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। अभी जो तीर्थयात्री है वो सकुशल बताए जा रहे हैं, पर लेकिन एक वाहन इस घटना में बड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ है, क्योंकि जो हेलीकॉप्टर का पिछला हिस्सा है वो किसी वाहन के ऊपर गिरा है। ऐसे में कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत जो गंदी स्थिति है वो हेलीकॉप्टर की जो यात्री से बैठे हुए थे उनकी भी सांसें यहाँ पर अटक गई थी, क्योंकि इतना बड़ा एक घटना इनके सामने हुई है यहाँ पे। तो कह सकते हैं कि अभी इस मामले में बताया जा रहा है जो यात्री है सकुशल है, हेलीकॉप्टर जो संचालक है वो भी सकुशल है। तो देखिए, रोहित डिमरी बता रहे हैं कि एक गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई, लेकिन तस्वीरें जो आ रही हैं वो तस्वीरें काफ़ी चिंताजनक कही जा सकती हैं। और ये भी कहा जा सकता है कि राहत की बात यह है कि किसी और तरह का कोई हादसा नहीं हुआ, क्योंकि बीच सड़क पर हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। ये तस्वीरें देखकर ऐसा लगता है कि पूरी तरह से हादसे से बच लिया गया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। बीच सड़क पर हेलीकॉप्टर की लैंडिंग, ये इमरजेंसी लैंडिंग देखी जा सकती है। उसके बाद फिर जो वहां पर लोग थे एविएशन से जुड़े हुए वो जाते हुए उसके पास दिखाई दे रहे हैं। एक गाड़ी क्षतिग्रस्त बताई जा रही है, बीच सड़क पर हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। आप सोचिए कि कैसे हालात उस समय रहे होंगे, और यहाँ पर पायलट की सूझबूझ का भी हमें तारीफ करनी होगी कि उस इमरजेंसी लैंडिंग की किसी प्रकार का आसपास कोई नुकसान नहीं हुआ। एक गाड़ी जरूर क्षतिग्रस्त हुई है जो इस वक्त दिखाई दे रही है। रोहित डिमरी हमारे साथ बने। रोहित डिमरी, कुछ कारण पता चल पाया कि इमरजेंसी लैंडिंग क्यों करनी पड़ी? ये भी मैं बताना चाहूंगा कि जैसे कैनाथ धाम यात्रा शुरू हुई अब तक की यह तीसरी यह घटना है। इससे पहले एक जो हमारे कहते हैं कि जो स्वास्थ्य विभाग का जो एम्स हेलीकॉप्टर था वह कैनाथ धाम में क्रैश हुआ था। इससे पहले भी एक प्राइवेट कंपनी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। यह आज की तीसरी घटना है। इस घटना में जो तीर्थ यात्री कह सकते हैं कि जो कैनाथ से हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहे हुए इमरजेंसी यहाँ पर कह सकते हैं कि हेलीपैड से चंद कुछ दूरी पर ही यह जो है राजमार्ग है जहाँ पर यह इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। कह सकते हैं कि जो पायलट है इन की घटनाओं में जो है पायलट की सूझबूझ यहाँ पे देखने को मिली है। कहीं भी तरह की कह सकते हैं कि तीर्थ यात्री की जान को खतरा यहाँ पे नहीं हुआ है। आज की स्थिति हम देखें तो क्या कह सकते हैं कि इमरजेंसी लैंडिंग हुई हेलीपैड से 50। रोहित, क्या इसमें कुछ यात्री भी मौजूद थे, कुछ श्रद्धालु भी इस हेलीकॉप्टर में मौजूद थे?
बताया जा रहा है कि केंद्र में 3 से 4 जो हेलीकॉप्टर में तीर्थयात्री थे वह भी मौजूद कह सकते हैं कि यात्रा में लगातार हजारों की संख्या में तीर्थयात्री पहुंचते हैं। जो हेलीकॉप्टर उड़ाने हैं वह भी सुबह से कह सकते हैं सुबह 5 बजे से शाम की 6 से 6 बजे तक उड़ाने भर रहे हैं। यहाँ पर अंदाजन उड़ाने भरी जा रही है, करीबन 9 से 10 हेलीकॉप्टर जो है कंपनियां हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि जो इसमें तकनीकी खराबी बताई जा रही है कि हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी के चलते इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी, जिस कारण यह हादसा हुआ है। तो देखिए, तकनीकी खराबी के कारण इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी है और बड़ा हादसा टला है। ये तस्वीरें देखकर ऐसा लगता है कि पायलट की सूझबूझ को यहां पर जरूर हमें तारीफ करनी होगी, क्योंकि कैसे बीच सड़क पर हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग की जाती है। आसपास कुछ दुकानें या घर जैसा कुछ दिखाई दे रहा है, उसका कुछ हिस्सा जरूर हमें क्षतिग्रस्त दिखाई दे रहा है। तस्वीरों में एक गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई है जो जानकारी सामने आ रही, लेकिन जो यात्री इसके अंदर मौजूद थे, पायलट जो मौजूद थे, वो सुरक्षित बताए जा रहे हैं। इमरजेंसी लैंडिंग केदारनाथ के पास, फाटा के पास ये हुई है बीच सड़क पर। ये आप 2 तस्वीरें लगातार एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। एक फोटो है जिसमें हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग दिखाई दे रही है और वीडियो में जिसमें कई लोग उसके आसपास मौजूद हैं। जो फायर की टीम है वो वहां पर मौजूद रही किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए। और लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि एक बड़ा हादसा केदारनाथ घाटी में टला है। रुद्रप्रयाग में गुप्त काशी के पास हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। तकनीकी खराबी के कारण यह हादसा हुआ। केदारनाथ जाने के दौरान इमरजेंसी लैंडिंग हुई है और इस वीडियो को देखिए कैसे बीच हाईवे पर, बीच सड़क पर यह हेलीकॉप्टर लैंड हुआ है। इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। इसके पीछे एक गाड़ी जो सड़क किनारे खड़ी थी, पहाड़ से सटी हुई, वो उस गाड़ी को क्षति हुई है, नुकसान पहुंचा है। और हेलीकॉप्टर के पास कई लोग हमें दिखाई दे रहे हैं, पुलिस प्रशासन के लोग भी दूसरी तरफ दिखाई दे रहे हैं। और जो इस हाईवे के एक तरफ लॉज या ढाबा जैसा है कुछ, उसे भी नुकसान पहुंचा है। ये तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं जो आपको हम दिखा रहे हैं। केदारनाथ के पास ये इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। एक बड़ा हादसा टला है। यहां पर पायलट की सूझबूझ बहुत अच्छी रही कि बड़े हादसे से बचा लिया। 2 तस्वीरें आप देखिए, इमरजेंसी लैंडिंग, सड़क पर उतारा गया हेलीकॉप्टर, बीच सड़क पर हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई तकनीकी खराबी के कारण। रोहित डिंडी हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए। रोहित, क्या जानकारी मिल रही है? पुलिस प्रशासन का क्या कहना है फिलहाल? जानकारी बताई जा रही है कि आज जो पिस्टल एविएशन का हेलीकॉप्टर है, आज कुछ देर पहले की घटना है जब अपने हेलीपैड से उड़ान भरोसा करना धाम के लिए। और कह सकते हैं कि जो हेलीकॉप्टर की कुछ तकनीकी खराबी आने के चलते मात्र कह सकते हैं हेलीपैड से 100 मीटर दूरी पे ही जो हेलीकॉप्टर उड़ान भर पाया था, लेकिन अचानक तकनीकी खराबी आने के चलते हेलीकॉप्टर को इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। वहाँ भी लैंडिंग जो हुई है केदारनाथ हाईवे पर हुई, जहाँ पे हर समय वाहनों का आवागमन रहता है। कि कह सकते हैं कि एक बड़ा हादसा यहाँ पे हो सकता है। हालांकि इस घटना में जो 6 तीर्थयात्री है वह सुरक्षित बताए जा रहे हैं, पर लेकिन जो पायलट है उससे हल्की फुल्की चोटों के साथ कह सकते हैं कि जो वाहन राजमार्ग किनारे खड़े किया हुआ था, एक वाहन जो है टूट गया, उसको भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ है। तो कह सकते हैं कि बड़ी घटना हो चुकी पहले, अब तक कह सकते हैं कि 3 तीसरी और घटना हो चुकी है घाटी के भीतर, जब हेलीकॉप्टर से जो इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी है। देखिए, इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। बीते कई दिनों में कुछ और घटनाएं सामने आई थी, लेकिन ये जो इमरजेंसी लैंडिंग हुई है बीच सड़क पर हुई है। ऋषि लॉज उसके सामने दिखाई दे रहा है, हेलीकॉप्टर के ठीक सामने पीछे की तरफ एक गाड़ी का हिस्सा दिखाई दे रहा है। और 2 तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कैसे हेलीकॉप्टर में जो लोग बैठे थे वो सुरक्षित रहे। बड़ी बात ये रही, बड़ा हादसा टला है। और फिलहाल इस हाईवे पर जो ट्रैफिक है वो जरूर रुका होगा दोनों तरफ का। और यहाँ पर हेलीकॉप्टर में पायलट समेत जो भी यात्री मौजूद थे वो सुरक्षित बताए जा रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पायलट ने हाईवे पर ही हेलीकॉप्टर उतार दिया इमरजेंसी लैंडिंग की, क्योंकि तकनीकी खराबी थी और इसके कारण हालांकि किसी प्रकार का कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, सभी सुरक्षित हैं। एक कार जो हाईवे पर पहाड़ से सटी हुई खड़ी थी उसे जरूर नुकसान पहुंचा है। सामने का जो कुछ हिस्सा है, जो लॉज या रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है हाईवे पर, उसे जरूर कुछ नुकसान पहुंचा है। और मौके पर पुलिस प्रशासन के लोग इस वक्त पहुंचे हुए हैं। लेकिन ये तस्वीरें हैं बीच हाईवे पर हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग की। और आपने यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो लोग इसमें मौजूद थे वो सुरक्षित बताए जा रहे हैं। केदारनाथ यात्रा लगातार जारी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।